हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको जनवरी 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर का हल करवाया था कल, आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। चलिए आज हम आपको दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊँगी। तो आप सभी लोग ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिए। जो भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ, अब आपको भी एक जिद ही करनी है कि आपको सीटेट क्लियर करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं और सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि नए भी जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन, ये हमारा दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। 31 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग लगाइएगा, फिर मैं तो आपको बताऊंगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सभी लोग लगाइए, उसका आंसर कमेंट करिए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तीन ब्रांड ABC दिए हैं, उनके पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। तो आपको करना क्या है, ये हमारा 10 और 12 और 24 ये दिया गया है। इसके 10 और 12 और 24 का आपको क्या करना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। आई होप आप LCM तो सभी को आता ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 10, 12, 24 का LCM कितना हो जाएगा? जी हाँ, 10, 12, 24 का LCM हो जाएगा 120। आप लोग निकाल के देखिएगा, 120 ही आएगा LCM। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर क्या बोल रहा है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या बतानी है आपको। तो कैसे करना है, LCM तो हमारा क्या निकल आया, 120। अब उसने पूछा है कि ए पैकेटों की न्यूनतम संख्या, ए के पैकेटों की, जो ए हमारा है, ए लिखना पड़ेगा, ए पैकेटों की न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे। A, B, C तीनों की निकालनी है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, एक मिनट में हो जाएगा। LCM हमारा निकला कितना, 120 अपॉन ए के पैकेटों की संख्या कितनी थी, 10 थी। तो आप क्या करेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे। ये तो 0 से 0 ये चला जाएगा और कितना बचाएगा हमारा, 12। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें अपने B के पैकेटों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो LCM हमारा कितना है, 120 और B के पैकेटों की संख्या कितनी थी 12। इसको कितना आ जाएगा हमारा, 10। ए के पैकेटों की न्यूनतम संख्या 12 आई, बी पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, 10। अब हमें किसकी निकालनी है, सी की निकालनी है। सी के पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, LCM हमारा कितना है, 120 अपॉन सी वाले का कितना था, 24। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा 12, 10 और 5 ABC के तीनों की हमारी न्यूनतम संख्या निकल आई। तो किस में मिल रहा है हमारा, A बराबर 12, B बराबर 10 फोर्थ में, ऑप्शन फोर्थ। A बराबर 10, 12, B बराबर 10 और C बराबर हमारा क्या निकला, 5। तो हमारा 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, D, यानी कि फोर्थ नंबर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूज हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। फिर भी आपको कुछ लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर पूछ लीजिएगा। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं।
एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो बताइए, आप सभी लोग कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। आपको दिया हुआ है हमारे वर्ग की भुजा हमारी कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब आपको बोला इसने काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो आप ऐसे करेंगे 4 गुणे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। किसके? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 4 इंटू, अब हमें छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालना ही है, तो छोटे वर्ग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पूरा लिख देना आप लोग। इसके बाद 4 वर्ग से वही 4 सेंटीमीटर है ना आपका, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्र भुजा स्क्वायर होता है, तो आपको पता है भुजा हमारी कितनी दी गई है 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी छोटे वर्ग का क्षेत्रफल है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर है, तो हम इंटू 4 लिख सकते हैं। ये हमारा जो 4 है इसको नीचे लाएंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट 4 सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान से मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अब आप ध्यान से जो भी ध्यान से पढ़ लेंगे आपको बस वही काम आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग एक एक चीज़ ध्यान से और समझ के पढ़ते रहिए। चलिए 33 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब आपको 3 कथन आपके सही है और 1 कथन आपका गलत है, वही कथन आपको बताना है। बताइए। फर्स्ट है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। बी है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। थर्ड है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और फोर्थ है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोग आई होप ये सभी को आ जाएगा। क्वेश्चन करिए आप लोग सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? आ गया आप लोगों को? जी हाँ, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। राइट का मतलब ये हमारा सही नहीं है, तो मतलब यही हमारा गलत है, इसी को हमें बताना है। इसमें क्या बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्याएं भी होती हैं कुछ, और कुछ विषम संख्याएं होती हैं। तो उसने बोल दिया है कि सभी विषम ही होती हैं, सम नहीं होती। तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा फर्स्ट कथन सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्लास को ज्वाइन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, 34 क्वेश्चन। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी निम्न है। बताइए आप लोग।
इसका राइट आंसर 34 का राइट आंसर क्या होगा? वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित करना है तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। इसको आपको पता है आपको कैसे करना है? जैसे 1 से जो 10 तक है उसके फैक्टर कर लेने हैं आपको। क्या कर लेना है? फैक्टर। जैसे हमारा 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1। 2 का क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2। सॉरी, 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 गुणे 2। 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 गुणे 3। ऐसे आपको 10 तक करना है। फिर क्या करना है? अधिकतम गुणनखंडों का गुणनफल आपको पता चल जाएगा। सबके गुणनफल आप लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? 2520 आ जाएगा आपका। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th, 2520। ये जो संख्या है इससे 1 से 10 तक की सभी संख्याएं विभाज्य होंगी। ओके फ्रेंड्स, आपको आई होप आ जाएगा। आपको 4 का कर लेना। 4 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 5 का क्या हो जाएगा? 1 गुणे 5 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? 1 गुणे 7 हो जाएगा। इसके बाद 8 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 फैक्टर हो जाएंगे। और 9 का कितना हो जाएगा हमारा? 3 गुणे 3। और 10 का हमारा कितना हो जाएगा? तो 10 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5। अभी हमारा हमने सारे फैक्टर कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है? सबके जो अधिकतम गुणनफल यानी कि मासा, आपको अधिकतम मतलब मासा निकालना है। तो क्या हो जाएगा? इन सब का मासा जब निकालेंगे आपको तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 2520। ये ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। ओके फ्रेंड्स, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आई होप अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्टी 35 क्वेश्चन है। आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। आयशा के पास 5 रुपये के और 10 रुपये की क्या सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 100 रुपये का धन है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। कैसे करेंगे आप लोग? आप लोग पहले क्या किए? उसके पास 5 और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना, तो आप लिख लीजिए माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 माइनस एक्स, क्योंकि कुल सिक्के आपको पता है 25 और उसमें से 25 माइनस एक्स हो जाएगा 10 रुपये के सिक्कों। तो कैसे लिखेंगे आप? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? x मान लेते हैं। और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 माइनस एक्स। ओके फ्रेंड्स, अब आपको प्रश्नानुसार क्या करना है? 5x प्लस 10 इक्वल टू 160 रुपये का कितना है? इसके पास धन है 160 रुपये का, इसलिए उसको बराबर पे 160। अब यहीं से हम x का मान निकाल लेते। किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। x का मान तो आप लोग सभी लोग निकाल ही लेंगे। 250x मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का 25 और माइनस 10x हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो
माइनस का 10x है और ये प्लस का 5x है, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा। और ये जो हमारा 160 है यहाँ पे, ये प्लस का जो 1250 है, मतलब यानी कि 250 है, वो यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो माइनस का 5x इक्वल टू 160 में जब हम 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। तो x बराबर कितना हमारा निकल आएगा, 18। कितना निकल आएगा, 18। अब आपको यहाँ से मतलब हो जाएगा। अब हमें पता चल गया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 18। कितनी थी, 18। अब यहीं से आपको 10 रुपये की निकालो, 25 में x का मान आपको पता है 18 आया, 25 में 18 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। कौन सा, फर्स्ट, क्योंकि 5 का जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, 18 है, और हमारा जो 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 7 है। तो इसका हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़ते रहिए। फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलो 36 क्वेश्चन। 17.5 इंटू 3 माइनस 21/10/7 माइनस 3 इंटू 12.5। तो आप लोग इसका कर लेंगे सभी लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको तो सभी लोग कर लेंगे। ये जो हमारा 17.5 है, इसको 3 से पहले क्या, नहीं सॉरी, सबसे पहले आपको पता है ना हमको, हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, ऐसे आपको करना है। जैसे सबसे पहले हमको ये क्या, इसने भाग करना है ना, हमने सबसे पहले क्या बताया था आपको, भाग माता यानी कि डिवाइड आपको सबसे पहले करना है। तो आप 7 का भाग जब 21 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसलिए जब यहाँ 3 आ जाएगा, अब मैंने आपको बताया कि जब भाग हो गया उसके बाद क्या करना है, डिवाइड हो गया, इसके बाद मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब 17.3 में 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना पहले, इसके बाद 3 गुणे 12.5 में मल्टीप्लाई कर देना, और इसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ा घटा कर देना है। तो इसका 36 का राइट आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा 12 कितना आ जाएगा, 12, 1 मिनट, 12। इसका आंसर, राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 37। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे लगेगा। कुछ को आ भी रहा होगा, जिसको आ रहा हो प्लीज़ कमेंट करिए, जिसको नहीं आ रहा हो आप यहाँ पे देखिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए हमें क्या मालूम है, नीम के वृक्षों की संख्या हमको मालूम है कितनी, नीम के कितने वृक्ष हैं, नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है आपको पता है, दिया हुआ है हमारा, कितनी है, 5 है। अब उसने कहा है कि ये इधर से पढ़िए, बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। तो हमें क्या करना है, यहीं पे जो ये है ना 5, यानी कि हमें जो भी 1/6 भाग है, यानी कि कुल वृक्ष हमें पता होना चाहिए कितने, यहाँ से कुल वृक्ष हमारे निकल आएंगे। कुल वृक्ष हमारे कितने होंगे, ये 5 गुणे 6 बराबर 30। तो हमारे कुल वृक्ष कितने हो गए, 30। अब आपको पता है नीम के वृक्ष हमारे कितने हैं, 5 हैं, और कुल वृक्ष कितने हमारे 30 हैं। अब हम आपको निकालते हैं अशोक के पेड़ कितने, अशोक के आधे वृक्ष अशोक के हैं, कितने वृक्ष, आधे अशोक के हैं। चलिए निकालते हैं अशोक के वृक्ष, अशोक के वृक्ष, ध्यान से देखते रहिए आप लोग।
अशोक के वृक्ष आधे हैं ना, तो मतलब कुल हमारे वृक्ष तो 30 है, उसके आधे मतलब अशोक के हैं, यानी कि 15। कितना हो जाएगा? 15। तो अशोक के वृक्ष भी हमको पता चल गए 15 हो गए, और नीम के वृक्ष आपको पता ही है कि 5 है, और कुल वृक्ष आपको पता है कि 30 है। अब आपको क्या निकालना है हमें? तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष है? यूकेलिप्टस के वृक्ष हमें निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे यूकेलिप्टस के वृक्ष? यूकेलिप्टस के वृक्ष बराबर कैसे निकालना है आपको पता है? कुल वृक्ष हमारे कितने वृक्ष है, ओके फ्रेंड्स, कुल वृक्ष माइनस नीम के वृक्ष प्लस अशोक के वृक्ष। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे कुल यूकेलिप्टस के जो पेड़ निकालना है कि कितने हैं, तो हमारे जितने कुल वृक्ष होंगे उतने में नीम के वृक्ष और अशोक के वृक्ष को जोड़ के घटा देंगे, तो हमारे किसका पेड़ के निकल आएंगे? यूकेलिप्टस के निकल। अब आपको पता ही है अशोक के वृक्ष लिख लेंगे आप। अब आपको मालूम है कि कुल वृक्ष हमारे कितने हैं? 30। मैंने आपको बता दिया कुल वृक्ष हमारे कितने हैं? 30 माइनस नीम के वृक्ष आपको पता ही है 5 दिया हुआ है, प्लस अशोक के वृक्ष भी निकल के आया, आपको कितने निकल गया है? 15। तो देख लीजिए 30 माइनस कितना हो जाएगा? 20 बराबर 10। तो हमारे यूकेलिप्टस के पेड़ की कितनी निकली? 10। चलिए देखते हैं कुछ। तो 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ, चलिए 38 क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय बताइए। तो आप लोग 38 का कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर कमेंट करिए सभी लोग। देखिए कैसे लगाते हैं इसको। 16:30, देखिए कितने बजे प्रस्थान करती है? 16:30 पर। कब करती है? 29 अगस्त को। और अपने गंतव्य पर 31 तारीख को पहुंचती है। कब पहुंचती है? 31 तारीख को पहुंचती है। 31 को कितने बजे पहुंचती है? 8:45। तो आपको इनको घटा लेना है पहले। कैसे क्या करना है? घटा। अब 16:30 है, यहाँ पे 8:45, तो मिनट में मिनट घटाए जाते हैं, घंटे से घंटे घटाए जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब इधर से आप मिनट को घंटे से ले लो, आप लेके आप घटा लो, पर ऐसा नहीं कर सकते। जैसे 16:30 है तो इसको हम 15:90 कर सकते हैं, क्योंकि 16:30 है तो हमने इसको 60 इधर दे दिए, तो 15 हो गए। अब हम इसको आसानी से 8:45 क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। कैसे कर लो इसमें माइनस आप, तो 5 बच जाएगा आपका, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और जब आप 15 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये हमारा कितना निकल के आया? 7:45। अब ये तो अब पूरा राइट टाइम तो है नहीं, अब हमें 48 घंटे इसमें क्या करना है? 48 घंटे में हमें 7:45 क्या करना है? माइनस 48 घंटे। कैसे? क्योंकि 29 तारीख को उसने चलना स्टार्ट किया, 31 को पहुँची है। 29 से अगर 30 तक देखेंगे तो 24 घंटा हुआ, और 30 से 31 तक देखेंगे क्या हो जाएगा? 48 घंटे हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? 48 घंटे, ये क्या है हमारा? 48 घंटे। इसमें क्या करना है आपको? 7:45 क्या करना है?
माइनस करना है। क्या करना है? 745 माइनस, बस इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा आपका। देखिए हमने आपको पहले बताया था मिनट, यहाँ पे देखिए मिनट से मिनट घट नहीं रहे क्योंकि ऊपर तो मिनट 00 है और नीचे 45 मिनट है, तो घट नहीं पाएंगे। तो अब आप ऐसा तो है नहीं कि घंटे से ले लो, आप इसको ही मिनट में इधर, तो यहाँ 48 घंटे है तो इसको हम कैसे ले लेंगे? 47 घंटे ले लेंगे और 60 इधर कर देंगे। बात तो हमारी वही हुई 48 घंटे। अब ये 7:45 अब घट जाएगा आपका। अब आसानी से आप घटा लीजिए। 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, अब ये 0 और 4, मतलब 40 घंटे 15 मिनट। देखें इसका राइट आंसर, जी हाँ 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4, 40 घंटे 15 मिनट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है? 16 30 पे 8:45 आपको माइनस कर देना है, जितना आ जाए उसमें 48 घंटे में उसको माइनस कर देना है। आपका कुल समय निकल आएगा कि कितना समय यात्रा करने में लगा, तो 40 घंटे 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? किसमें व्यवस्थित किया गया है? घटते क्रम में आपको व्यवस्थित कर, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। 8500 मिलीमीटर सबसे बड़ा है, इसके बाद 80 डेसीमीटर उससे छोटा है, फिर 8 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर और 8 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा मिलीमीटर है, हमको मिलीमीटर में सारे कन्वर्ट कर, डेसीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। 800 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में 10 का गुणा कर देंगे। 8 मीटर है, उसको मिलीमीटर चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ऐसे कन्वर्ट करके और फिर उसको क्रम वाइज लिख लेना, कौन सा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। क्योंकि हमको लंबाई घटते क्रम में पूछ रहा है तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा छोटा करके आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग लगाइएगा इसको क्वेश्चन को। एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? सभी लोग कमेंट करके लगाइए, कमेंट करिए क्या है इसका आंसर। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप दिया गया है। हमने जब आपको बताया था कोई भी आकार दिया जाए तो वो आकार क्या होता है? हमारा परिमाप होता है। किसी का भी आकार दिया गया वो हमारा क्या होता है? परिमाप। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। अब जैसे आयत पूछ रहा है तो ये हमारा क्या है? ये आयत है। अभी जो बाहरी हिस्सा ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। अंदर वाला क्षेत्रफल होता है, बाहर वाला क्या होता है? हमारा परिमाप। तो इसलिए आयत का परिमाप हमारा कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। चलिए निकालते रहिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फार्मूला लगाइए आप लोग, बहुत इजी है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर, जी हाँ, आयत का परिमाप क्या होता है? 2L + B। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, यही तो होता है आयत का परिमाप। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपको पता है कि हमारा परिमाप दिया हुआ है, कितना है हमारा परिमाप? 180 सेंटीमीटर था, तो 180 परिमाप की जगह लिख लिया। इसके बाद 2 लिख लिया। अब हमको निकालना, लंबाई निकालना है तो लंबाई को वैसे ही लिख दो, प्लस चौड़ाई हमको दी हुई है, हमारी चौड़ाई कितनी है? 30 है। ओके फ्रेंड्स,
चौड़ाई हमारी कितनी है 30 दी हुई है। अब यहीं से हम लंबाई निकाल सकते हैं। 180 इक्वल टू 2L हो जाएगा प्लस 3, 2 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। अब ये जो 60 प्लस में है इसको यहाँ पे इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 2L, तो 60 हो जाएगा इक्वल टू 2L। तो यहाँ से L बराबर कितना आ जाएगा हमारा, L बराबर, एक मिनट सॉरी, 180 में 60 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। ओके फ्रेंड्स, अब L बराबर कितना आ जाएगा 120/2, तो L लंबाई हमारी कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया 60 सेंटीमीटर। आई होप आपको आ गया। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, 60 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कक्षा सेकेंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया है तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर 41 का। उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, और यानी या फोर्थ, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए उठा के, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। नहीं भाई, अगर बच्चे को नहीं आ रहा कोई चीज़ तो आप लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या हुआ, गलत हो गया। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। जी हाँ, ये हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। उन्हें क्या करेंगे हम, अगर कोई चीज़ बच्चा नहीं लिख पाता है तो उसको क्या करें, हम उसको उस मूर्त यानी कि कुछ चीज़ याद दिला के उसके नियम बताएंगे, कुछ चीज़ उसको याद दिलाएंगे कि ऐसा हमने बताया था आपको, ऐसा लिखना है, ऐसे लिखना है। तो आपको क्या करना है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए 42 क्वेश्चन सभी लोग देखते रहिए। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। बताइए आप लोग कमेंट करके। फर्स्ट है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करेंगे। सेकंड है अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना। थर्ड है हमारा विषय को सरल और रुचिकर बनाना। और फोर्थ है हमारा संख्याओं की निरंतरता को समाप्त करना। बताइए, बहुत ही ईजी, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आप इसका आंसर बता देंगे। बताइए इसका 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करेंगे। मतलब आपको त्रिविम माने उसको हर तरीके से, मतलब उसको बताना है, प्रोत्साहन देना है। आपको पता है बच्चों को क्या करना है, हमेशा हमें पॉजिटिव उनको करना है, प्रोत्साहित करना है। सेकंड में अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करना। हमने आपको बताया कैसे भी हो आपको बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना, हर चीज़ आपको बतानी है उसके विषय में। अब विषय को सरल और रुचिकर बनाना, ये तो रुचिकर बनाना ठीक है, पर इतना सरल बना दोगे फिर आप बच्चा आगे करेगा क्या। तो हमारा ये थर्ड और फोर्थ ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट सही है और हमारा ये सेकंड भी सही है। तो देखिए ऑप्शन में कौन फर्स्ट और सेकंड कोई है। जी हाँ, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड्स, 42 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग अब ये मत सोचिए कि हम दोबारा रिवीजन कर लेंगे, नहीं, आप बस एक ही बार में आप ऐसा पढ़िए कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। बस एग्ज़ाम में आप जाइए, आप एग्ज़ाम अच्छे से हल करिए। 43 क्वेश्चन, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब आपको बताना है, ये जो हमारे 4 पॉइंट दिए गए हैं वो गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है प्राथमिक
विद्यालय में। फर्स्ट है चौपड़, सेकंड है सममिति, थर्ड है प्रतिरूप एंड फोर्थ है अनुपात। तो आई होप सभी को पता होगा आपको 43 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, अनुपात। ये हमारा क्या है? गणित। प्राथमिक विद्यालय में गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 43 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? बताइए। ऑप्शन ए हमारा पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा एंड टाइल। बताइए। विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, किसका? किसका आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है? जी हाँ, 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। कौन सा? ऑप्शन सेकंड, यानी कि ग्राफ पेपर और टाइल है जो उसका आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों का आयतों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। सॉरी फ्रेंड्स। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। ये जो हमारा ग्राफ पेपर और टाइल है, इसके आयतों का क्षेत्रफल समान होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? लिंग, ऑप्शन ए लिंग है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, गणित का स्वरूप और व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। कम कारण, उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? कमेंट करिए आप लोग। 45 का राइट आंसर। जी हाँ, 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा? ऑप्शन सेकंड। ये जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, ये मतलब उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। गणित का स्वरूप कैसा भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है लघुत्तम समापवर्ती विधि का उपयोग, सेकंड है कागज की पट्टियों का प्रयोग, थर्ड है हमारा डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग एंड फोर्थ है हमारा संख्या चार्ट का प्रयोग। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर सभी बताइए। जी हाँ, 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा? ऑप्शन सेकंड। कागज की पट्टियों का प्रयोग करके आप बच्चों को समझा सकते हैं कि 1/4 1/3 से छोटा है। ओके फ्रेंड्स, कागज की पट्टियों का प्रयोग करके आप सबसे अच्छी उपयुक्ति बता सकते हैं। सबसे अच्छा है आपका कि कागज की पट्टियों का प्रयोग करके आप ये बच्चों को समझा सकते हैं कि 1/4 1/3 से छोटा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, सेकंड है गणित संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना,
थर्ड है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। एंड फोर्थ है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो 47 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए, सभी को आना चाहिए क्वेश्चन। बताइए 47 का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। हमें विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हर चीज़ वो मतलब उसको बताएं, उसकी संरचना करें। ओके फ्रेंड्स। 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? फर्स्ट है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका का उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। थर्ड है हमारा प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। एंड फोर्थ है हमारा गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 49 निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। थर्ड है हमारा गणित पूर्णतः विषय परक है। एंड फोर्थ है हमारा मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 49 का सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। कौन सा? ऑप्शन फोर्थ। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। यह कथन गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से पूर्णतः क्या है? सत्य है। ओके फ्रेंड, मानस दर्शन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये कथन गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, या फोर्थ है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। बताइए आप 50 का राइट आंसर। जी हाँ, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ये बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा त्रिविम विकास का सिद्धांत किसने दिया था आपको पता है? जी हाँ, ये जो त्रिविम विकास का सिद्धांत है ये हमारे जीन पियाजे जी ने दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा 50 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
1। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, आपको बताना कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। सेकंड है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिमाणों पर प्रभावशाली असर होता है। थर्ड है हमारा विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। फोर्थ हमारा विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे की गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करिए 51 का राइट आंसर। जी हाँ, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, यह कथन गणित के अधिगम के संबंध में सत्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, यह तथ्य गणित के अधिगम के संबंध में सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? बताइए। आपको बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। बताइए आप लोग इसका कमेंट करके। तुलनात्मक जमा तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा व्यवकलित घटा, बताइए आप लोग। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, तुलनात्मक जमा। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास में से 2 अधिक है, यानी कि पास कुछ अधिक है ना, तो जमा हुआ। तुलनात्मक क्या हुआ? जमा हुआ। राइट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताना है आपको। फर्स्ट, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। सेकंड है ये योगात्मक प्रकृति का है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। फोर्थ है ये गुणात्मक प्रकृति का है। बताइए आप लोग 53 का राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जी हाँ, 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये क्या हमारा सही नहीं है। नहीं है पूछा जाता है, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा? इसमें थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। सेकेंड है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। थर्ड है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सके। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। 54 का राइट आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिग स्थान के अंदर दृष्टि समझ को विकसित कर सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? फर्स्ट है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। सेकेंड है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। थर्ड है परिकल्पना में निपुणता की क्षमता। एंड फोर्थ है हमारा विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता। बताइए आप लोग 55 का राइट आंसर। सभी लोग बताइए 55 का राइट आंसर। जी हाँ, 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। कौन सा? ऑप्शन सेकेंड। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता का ये सूचक है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ समझ में ना आए पूछते रहिए। ये हमारा क्या है? 56 क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, पूछ रहा है। 56 है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। आपको पता है टमाटर 1 किलो 40 के हैं, आलू 2 किलो 25 रुपये की, सब सारा आपको बायोडाटा दिया हुआ है। अब संजय ने 1/2 किलोग्राम टमाटर मतलब आधा किलो टमाटर खरीदे, 1 किलो आलू खरीदे, आधा किलो गाजर खरीदी, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को अकाउंट पर 200 का नोट दिया, उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो ये आप सभी लोग इसका राइट कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कर लेंगे। आपको जैसे आप मार्केट जाते सब्जी लेने जाते, आपने इतने टमाटर खरीदने, 1 किलो आलू खरीदे, गाजर मिर्च और नींबू खरीदे। अब आपने उसको 500 का नोट दे दिया, 300 का नोट दे दिया, 200 का नोट दिया। अब आपको उसमें से कितने उसने ले लिए और किसने आपको दिए, बस यही बताना है आपको। बताइए आप लोग। तो इसका 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 87.15, ऑप्शन सेकेंड। 87.50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्टी सेवन नंबर देखिए क्या कह रहा है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 के गुणज है, संख्या है। बताइए आप लोग। हमने कहा था आपको अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आप कैसे लेके चलेंगे? विकल्प से। सभी लोग बताइए। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। बताइए आप लोग। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ, 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट, 57। इसमें कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। सारी देखिए 2 अंकों की कौन सी? सारी 2 अंकों की संख्या है। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। दोनों क्रमिक अभाज्य क्रमागत मतलब तो 5 और 7 ये भी होगी। अब अंकों का योग, अब इन दोनों अंकों का योग है जो 3 और 4 का गुणज है, मतलब 3 और 4 का गुणज क्या आ जाएगा हमारा? 12। क्रमिक तो देखो 2 3 भी है, ठीक है, और 3 5 भी है। तो हमारा क्या बोली, उनका अंकों का योग
3 और 4 के बीच तो 4 3 12, तो देखो क्या अंकों का योग 12 आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा, सिर्फ फर्स्ट में आ रहा है। 7 5 12, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, 57। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 58 नंबर देखिए। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक 50 रुपये, 2 घंटे के ऊपर और 5 घंटे तक 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात और 5 घंटे प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे के 150, 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250। राजू ने अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वह शाम 4:30 बजे आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ा? बताइए आप लोग। देखिए कैसे लगेगा, आप लोग बता देती हूँ मैं। 58 का देखिए, राजू द्वारा अपनी कार को पार्क करने में लगा समय, कितना समय लगा उसको? 7 बजे उसने पहुँचा, मतलब 7 बजे उसने पार्क में दी और शाम को 4 बजे वो आया उस लेने, तो कितने घंटे हो गए? 9 घंटे 30 मिनट। कितने घंटे हो गए? 9 घंटे 30 मिनट। आप लोग इसको घटा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना। अब जो 9 घंटे 30 मिनट है, ये जो 8 घंटे के ऊपर हो गए और 12 घंटे के तो नीचे है, तो कितना दिया गया? 8 घंटे के ऊपर है ये देखो, और 12 घंटे के नीचे, तो किसने कितना दिया? 150 रुपये। तो इसका 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, 150। समझ में आ गया आपको? भाई राजीव ने 7 बजे उसको अपने मतलब पार्क में उसने दिया अपनी कार को, और शाम को 4 बजे वो 4:30 बजे वो लेने आया, तो उसको कितना समय लग गया? 9 घंटे 30 मिनट लग गए, 9.5 घंटे लग गए आप उसमें। तो अब 9.5 घंटे, तो 9 घंटे लगे, यानी कि 8 घंटे से ऊपर है और 12 घंटे से तो नीचे है, तो कितने रुपए उसको देने थे? 150। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए 59 क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से समझते रहिए। जी हाँ 59, ये तो सभी को आ जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? बताइए आप लोग। 59 का राइट आंसर। आरोही क्रम में तो आपको पता है, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले आपको आ जाएगी 0.77, फर्स्ट में ये हो जाएगी, फिर सेकंड में 7.007 है कहीं, 7.007, ओके। फिर हमारा हो जाएगा 7.07, ये हमारी हो जाएगी। हमारी तीसरी संख्या पूछिए, आपको यही आंसर हो जाएगा 7.07। ऑप्शन 59 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ा 70, फिर उससे छोटा 7.7, सॉरी आरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो तीसरी बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 7.07। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, लास्ट है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थानांक 8, इकाई के स्थानांक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के अंक का 0 और 100वें स्थानांक इकाई के स्थान का 2 गुना है, और 10,000वें स्थानांक इकाई के स्थान का 3 गुना है। संख्या क्या होगी? बताइए आप लोग कमेंट करके। 60 का देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक कोई भी संख्या ले ली हमने, सबसे आपका ऑप्शन से लेके चलते। कैसे ऑप्शन से लेके? एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थानांक 8 है। देखिए इसमें दहाई के अंक में 8 है कहीं? इकाई दहाई एक यहाँ पे मिल रहा है और एक इधर, मतलब ये भी गलत हमारा हो गया ऑप्शन, और ये भी गलत हो गया, क्योंकि दहाई के स्थान पे 8 चाहिए था, हमें 2 जगह 8 मिल रहा है, इसके बाद 8 नहीं मिल रहा है।
फिर इसमें बोल दिया इसने इकाई के स्थानांक दहाई के स्थान का 1/4 है। जो हमारा इकाई का अंक दहाई के स्थान का, तो हमारा जो दहाई का अंक, दहाई का कितना था 8 है ना अंक दहाई का, और इसका कितना 1/4 है, मतलब 1/4, 1/4 कितना आ जाएगा 2। तो हमारा देखिए 2 आ रहा है। फिर है हजार के स्थान का अंक 0 है। देखिए हजार का विष्णु बोल दिया क्या है, हजार के स्थान का अंक 0 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखो हजार का स्थान कितना है 0 है इसमें, देखो तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4th। ओके फ्रेंड्स, 60 का राइट आंसर ऑप्शन 4th। ये मैंने आपको दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवाया। मैंने अपनी तरफ से तो पूरा आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन सब डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। और आप लोग प्लीज़ मेहनत से पढ़िए, क्योंकि आप बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है जिससे आप दोबारा आप इसको रिवीजन कर सकें। तो आप लोग अच्छे से एक ही बार में, आगे भी और भी पढ़ना पड़ेगा आपको। एक विषय तो है नहीं कि आप उसी को बार बार, आपके सब 5 सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए आप एक ही बार में उसको ऐसे क्लियर करते चलिए कि आपको दोबारा उसका रिवीजन ना करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।